Hello everyone, myself Dr. Urmila Panghal, Associate Professor, दयानंद महिला महाविद्यालय कुरुक्षेत्र। आज मैं आपसे बात करूंगी मूड डिसऑर्डर्स पर। मूड डिसऑर्डर्स में भी हम पर्टिकुलरली बात करेंगे बाइपोलर डिसऑर्डर्स पर। बाइपोलर डिसऑर्डर्स, इसका दूसरा नाम मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स भी है। जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है कि इसमें दो प्रकार के मूड्स आते हैं। व्यक्ति को मैनिया के अनुभव भी होते हैं और डिप्रेशन के अनुभव भी होते हैं। ये बारी बारी बदलते रहते हैं। कभी मैनिया का अनुभव करता है व्यक्ति तो कभी डिप्रेशन का। ये कितने समय तक अनुभव करता है ये कोई फिक्स नहीं होता। हो सकता है एक व्यक्ति 5 दिन मैनिया का अनुभव करे और अगले 10 दिन डिप्रेशन का अनुभव करे, या फिर पहले वो डिप्रेशन का अनुभव करे, उसके बाद उसका मूड शिफ्ट होकर के मैनिया में चेंज हो जाए। तो इसकी अवधि कोई फिक्स नहीं होती है। और बाइपोलर डिसऑर्डर में, जैसे अभी हमने कहा कि मैनिया और डिप्रेशन दोनों मूड्स चेंज होते रहते हैं, तो इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। जैसे मैनिया के साथ हाइपोमैनिया क्या है और वो मैनिया से कैसे डिफरेंट है, डिप्रेशन किसे कहते हैं, मिक्स्ड मैनिया क्या होता है और रैपिड साइक्लिंग क्या होती है। ये सारे सिम्टम्स बाइपोलर डिसऑर्डर में देखने को मिलते हैं। तो आइए पहले बात करते हैं मैनिया की। तो मैनिया, ये इसके बारे में हमने आपको बताया ही है यूनिपोलर डिसऑर्डर में जब हम डिस्कस कर रहे थे, लेकिन इसको फिर से बता देते हैं कि ये एक बढ़ा हुआ व्यवहार होता है। यानी इसमें जो व्यक्ति का मूड होता है कुछ थोड़ा सा इरिटेट करने वाला होता है, और उसमें ऐसे व्यवहार में वो खुश रहता है, यानी उसके व्यवहार में थोड़ी तेज़ी आती है। वो आपको एक्साइटेड महसूस होगा, उसका जो आत्म प्रतिष्ठा है बढ़ी हुई होगी, यानी वो अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें करता होगा, और नींद काफ़ी कम हो जाती है ऐसे व्यक्ति में, और वो बहुत ज़्यादा बातें करता है। उसके आइडियाज़ में उड़ान रहती है, यानी कि बहुत बड़े बड़े बातें वो करता है, लेकिन उन बातों में कोई तालमेल नहीं होता है, और उसका ध्यान बहुत जल्दी जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, और उसका जो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है, यानी अपने लक्ष्य के प्रति ऐसा महसूस होता है कि वो लक्ष्य से जुड़ा हुआ व्यवहार अधिक करने लग जाता है, और हमेशा वो ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहता है जो कि उसको खुशी प्रदान करती है। इसमें जो मैनिया का पेशेंट है, एक तरह से आम भाषा में डॉक्टर कह देते हैं कि मैनिया के रोगी में जो के व्यवहार में तेज़ी आ जाती है, क्योंकि आपने देखा कि उसका व्यवहार बहुत बढ़ा हुआ होता है, बहुत ज़्यादा बोलता है, मोटर एक्टिविटीज़ भी बढ़ जाती हैं, और जब वो बात करता है तो कभी एक टॉपिक को लेके बात करता है, दूसरे ही पल वो दूसरे टॉपिक पर बात करने लगता है। तो इनसे पता चलता है, क्योंकि उसके व्यवहार में समन्वय नहीं होता, तालमेल नहीं होता, क्योंकि अक्सर नॉर्मल व्यक्ति जब किसी एक टॉपिक को लेकर बात करता है तो उसी पर बात करता है, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल वो कहता है कि अरे आज देखो कितनी गर्मी है, मौसम बहुत गर्म है, और दूसरे ही पल वो अजीब सी हंसी हंस के और सामने वाले व्यक्ति को कहता है कि अरे तुम्हारा तो ये रंग बहुत अच्छा है, बहुत फबता है। फिर तीसरे ही पल कहे अरे वो देखो तितली कैसी है, कैसे उड़ती हुई जा रही है, और उछल के उसके साथ भागने लगे। तो ऐसा अजीब व्यवहार मैनिया का होता है। हाइपोमैनिया, हाइपोमैनिया इसमें भी व्यक्ति का व्यवहार बड़ा ही प्रसन्नचित्त होता है, लेकिन जो ऊपर हमने सिम्टम्स बताए उनकी हल्की तेजी होती है, यानी कि ऐसा व्यवहार जो कि प्राय दूसरे व्यक्ति
पहचान भी नहीं पाते हैं कि ये मैनिया के लक्षण हैं, यानी कि सामान्य व्यवहार से थोड़ा सा बढ़ा हुआ रूप होता है। इसमें भी सेम बातें, बहुत ज़्यादा बोलने लगता है, नींद घट जाती है, बड़ी बड़ी बातें करता है, और ख़ास तौर पे जो चीज़ें, जो क्रियाएं उसको खुशी देती हैं, उनमें उसकी संलिप्तता बढ़ जाती है। डिप्रेशन, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। डिप्रेशन में व्यक्ति के सभी जो रुचियां हैं लगभग खत्म हो जाती हैं, उसे अपने अंदर एनर्जी कम महसूस होती है, और वो किसी भी चीज़ में मज़ा नहीं ले पाता है, और उसमें एंगर, गुस्सा बढ़ जाता है, और बहुत ही चिड़चिड़ा व्यक्ति होता है। उसमें एंग्जाइटी का स्तर भी बढ़ जाता है, थका थका सा महसूस करता है, नींद की कमी होती है, नींद नहीं आती है, और भूख भी नहीं लगती है, या फिर वो बहुत ज़्यादा खाना खाता है, या वो बहुत ज़्यादा सोता है, और उसकी मानसिक क्रियाएं भी स्लो हो जाती हैं। मिक्स्ड मैनिया में व्यक्ति को मैनिया और हाइपोमैनिया के मूड्स डेवलप होते हैं, कि कभी मैनिया की स्टेट में है और कभी वो है हाइपोमैनिया की अवस्था में आ गया, फिर कभी मैनिया की स्टेट में आ गया। तो कभी बहुत व्यवहार में तेजी आ जाती है और कभी कमी आ जाती है, तो इस व्यवहार को हम मिक्स्ड मैनिया का नाम देते हैं। नेक्स्ट है रैपिड साइक्लिंग। रैपिड साइक्लिंग का मतलब होता है कि जब व्यक्ति का मूड चेंज होता रहता है, मैनिया से डिप्रेशन, या डिप्रेशन से मैनिया में, और या फिर मैनिया के बाद नॉर्मल मूड आ जाए और नॉर्मल के साथ डिप्रेशन। ये उल्टे तरीके से भी शुरू हो सकता है, पहले डिप्रेशन, फिर नॉर्मल मूड, और फिर मैनिया। तो एक तरह से जब मूड्स में शिफ्ट होता रहे, एक मूड से दूसरे मूड को व्यक्ति अनुभव करता है, तो इसको हम रैपिड साइक्लिंग का नाम देते हैं। ये सभी टर्म्स जो है ये समझने इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि हमें आगे टाइप्स में करेंगे तो बार बार मैनिया, हाइपोमैनिया, डिप्रेशन ये शब्द आएंगे, तो आपको पता होना चाहिए इसमें कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर की। बाइपोलर डिसऑर्डर मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 बाइपोलर 1 डिसऑर्डर, बाइपोलर 2 डिसऑर्डर, और साइक्लोथीमिया। अब हम बात करते हैं बाइपोलर 1 डिसऑर्डर की। बाइपोलर 1 डिसऑर्डर में कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं? तो अगर हम मुख्य तौर पर देखें तो 2 तरह के मेन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं कि व्यक्ति को एक या एक से अधिक बार मैनिया का अनुभव हुआ हो। मैनिया के लक्षण हमने पीछे डिस्कस किए हैं। साथ ही साथ एक या एक से अधिक बार मेजर डिप्रेशन का अनुभव रहा हो। मेजर डिप्रेशन यानी डिप्रेशन की बढ़ी हुई अवस्था, डिप्रेशन के सभी सिम्टम्स जिनमें जो प्रतिशत होता है उन सिम्टम्स का वो अधिक होता है, उसको हम मेजर डिप्रेशन कहते हैं। लेकिन जब डिप्रेशन के सिम्टम्स हल्के होते हैं तो उसको हम माइल्ड डिप्रेशन कहते हैं। तो बाइपोलर 1 डिसऑर्डर में व्यक्ति एक या एक से अधिक बार मैनिया का अनुभव करता है और एक से अधिक बार मेजर डिप्रेशन का अनुभव करता है। ये जो स्थिति है ये सबसे ज़्यादा जो सुवियर टाइप है, इस डिसऑर्डर बड़ा तीव्र टाइप का है क्योंकि मैनिया का लेवल भी बढ़ा हुआ है और डिप्रेशन का लेवल भी बढ़ा हुआ है, और ऐसे व्यक्ति को हॉस्पिटलाइज कराना बहुत ज़रूरी होता है। बाइपोलर डिसऑर्डर मेनली नॉर्मल व्यक्तियों की अपेक्षा क्रिएटिव लोगों में, जैसे कि आर्टिस्ट हो गए, पोइट्स हो गए, उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है। और ऐसे व्यक्तियों में क्योंकि डिप्रेशन का लेवल भी हाई है और मैनिया का भी, तो इनमें सुसाइड करने की टेंडेंसी अधिक होती है। अब हम बात करते हैं बाइपोलर 2 डिसऑर्डर की। बाइपोलर 2 डिसऑर्डर के सिम्टम्स क्या हैं
कि व्यक्ति को एक या एक से अधिक बार हाइपोमेनिया का अनुभव हो और एक से अधिक बार मेजर डिप्रेशन का अनुभव हो। तो मैनिया का के हल्के लक्षण हाइपोमेनिया कहलाते हैं और मेजर डिप्रेशन की तीव्रता जब होती है तो इसको हम मेजर डिप्रेशन का नाम देते हैं। तो ये बाइपोलर 1 डिसऑर्डर से कहीं हल्का रोग है, क्योंकि इसमें हमने क्या कहा, हाइपोमेनिया यानी मैनिया के कम लक्षण होते हैं लेकिन मेजर डिप्रेशन साथ में होता है। तीसरा टाइप है साइक्लोथाइमिया। साइक्लोथाइमिया में व्यक्ति ये हाइपोमेनिया का अनुभव करता है और डिप्रेशन भी माइल्ड रहता है। तो ये जो रोग है ये हल्का रोग माना जाता है, क्योंकि दोनों ही मूड्स में जो बदलाव होता है वो हल्का होता है। यानी नॉर्मल से कभी व्यक्ति हाइपोमेनिया की स्टेट में होता है और कभी माइल्ड डिप्रेशन की स्टेट में होता है। लेकिन ये जो हाइपोमेनिया और माइल्ड डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं वो लगभग 2 साल तक चलने चाहिए, तभी हम कह पाएंगे कि किसी व्यक्ति में साइक्लोथाइमिया के रोग के को हम लेबल लगा पाएंगे कि इसमें साइक्लोथाइमिया का रोग है। और इन 2 साल के अंतराल में लगभग हर रोज ही उसे उसके मूड में चेंजेस होने चाहिए, या तो डिप्रेशन की स्टेट में होना चाहिए या माइल्ड जो हाइपोमेनिया है उसकी स्टेज में होना चाहिए। और सिर्फ 2 महीने तक अगर वो इन सिम्टम्स का अनुभव नहीं कर रहा है, यानी 2 साल के अंतराल में केवल 2 महीने का समय ही ऐसा होना चाहिए कि जब ये जो हाइपोमेनिया और माइल्ड डिप्रेशन के लक्षण दिखाई न पड़े। नहीं तो अगर ये अंतराल बढ़ जाता है तब भी हम व्यक्ति को साइक्लोथाइमिया की कैटेगरी में नहीं डाल सकते। और जो साइक्लोथाइमिया का पेशेंट है उसको कभी भी मैनिया का अनुभव ना हो और ना ही मेजर डिप्रेशन का अनुभव हुआ होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ जो हाइपोमेनिया यानी मैनिया के हल्के लक्षण और डिप्रेशन के हल्के लक्षण लगभग 2 साल तक अनुभव होने चाहिए, तभी हम उस व्यक्ति को साइक्लोथाइमिया का पेशेंट मानेंगे। इस ग्राफ के माध्यम से हमने तीनों का कंपैरिजन किया है। जैसे कि आप देखिए ये जो लेवल है डिप्रेशन का है, डिप्रेशन मतलब मेजर डिप्रेशन, और ये है मैनिया, और यहाँ हमने लेवल दिया है हाइपोमेनिया का, और बीच में ये जो रेखा है ये एक नॉर्मल व्यक्ति की है। नॉर्मल व्यक्ति में बहुत ज़्यादा मूड्स में वेरिएशन नहीं होते, बस अगर थोड़ा बहुत होगा तो हल्के से इधर उधर होता है और बहुत ज़्यादा नहीं होता। अब हम पहले साइक्लोथीमिया को ही लें, तो ये देखिए ये जिस रंग से लिखा हुआ है उसी रंग से ये इसकी ग्राफ की लाइन बता रही है। अब यहाँ से शुरू करते हैं बिगनिंग से। तो यहाँ क्या बताया कि मूड में वेरिएशन होता है, क्योंकि बाइपोलर में दोनों मूड साथ साथ चलते हैं। तो साइक्लोथीमिया में भी कभी व्यक्ति हाइपोमेनिया की स्टेट में चला जाता है और कभी व्यक्ति डिप्रेशन। अब देखिए डिप्रेशन की लाइन ऊपर है यानी इसको हल्का डिप्रेशन है। तो साइक्लोथाइमिया में हल्का डिप्रेशन और हाइपोमेनिया के लक्षण होते हैं। तो डिप्रेशन के बाद फिर वो हाइपोमेनिया में चला गया और फिर से हल्के डिप्रेशन में जा सकता है। लेकिन बाइपोलर 2 डिसऑर्डर में, बाइपोलर 2 डिसऑर्डर की लाइन देखिए, यहाँ ये चला गया हाइपोमेनिया, हाइपोमेनिया से सीधा मेजर डिप्रेशन, मेजर डिप्रेशन से फिर जाएगा हाइपोमेनिया में और फिर मेजर डिप्रेशन में। तो ये लाइन क्लियरली हमें बता रही है कि बाइपोलर 2 के रोगी में हाइपोमेनिया और मेजर डिप्रेशन रहता है। लेकिन बाइपोलर 1 में जो व्यक्ति मैनिया के लक्षण महसूस करता है और मेजर डिप्रेशन के लक्षण महसूस करता है, और इन मूड्स में चेंजेस होते रहते हैं, कभी वो मैनिया और कभी डिप्रेशन की अवस्था में चला जाता है। अब हम बात करेंगे कॉजेज ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर। वो कौन से कारण हैं
जिनकी वजह से बाइपोलर 2 डिसऑर्डर होता है। तो सबसे पहला कारण हेरिडिटी। हेरिडिटी जैसे आपको पता ही है कि प्रत्येक बच्चा अपने माता पिता से जो गुण पद प्राप्त करता है वो उसका माध्यम जीन्स होता है, जिसमें हेरिडिटी छुपी होती है, यानी गुण छुपे होते हैं। तो अगर किसी एक पेरेंट में बाइपोलर डिसऑर्डर है तो 10% चांसेस हैं कि आगे उनके बच्चे में भी बाइपोलर डिसऑर्डर ट्रांसफर हो जाए। लेकिन अगर बाइपोलर डिसऑर्डर दोनों पेरेंट्स में है, मदर और फादर दोनों में है, तो ये चांसेस बढ़कर 40% हो जाते हैं कि 40% संभावना है कि उनके बच्चे में भी ये रोग डेवलप हो जाए। तो कहीं ना कहीं हेरिडिटी भी रिस्पॉन्सिबल है बाइपोलर डिसऑर्डर डेवलप होने के लिए। अब हम बात करते हैं केमिकल इम्बैलेंस की। ब्रेन में जो केमिकल्स पाए जाते हैं, केमिकल्स जिन्हें हम न्यूरोट्रांसमीटर्स भी कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स जिनमें मुख्यतः 3 हैं, नॉरएपिनेफ्राइन, डोपामाइन और सेरोटोनिन। ये तीनों ट्रांसमीटर्स या केमिकल्स हमारे मूड पर असर डालते हैं और एंजाइटी लेवल पर भी असर डालते हैं। तो देखते हैं कि जब नॉरएपिनेफ्राइन का लेवल ब्रेन में कम हो जाता है तो क्या होता है? डिप्रेशन। नॉरएपिनेफ्राइन का लेवल कम होने से व्यक्ति में डिप्रेशन आता है। इसका मतलब ये बायोकेमिकल्स हमारे मूड को प्रभावित करते हैं। लेकिन अगर नॉरएपिनेफ्राइन का लेवल बढ़ जाता है तो व्यक्ति में मैनिया की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसी तरह से ब्रेन में सेरोटोनिन केमिकल अगर कम हो जाता है तो भी व्यक्ति में डिप्रेशन का व्यवहार बढ़ जाता है, और डोपामाइन का लेवल भी कम होने से व्यक्ति में डिप्रेशन उत्पन्न होता है। लेकिन इन दोनों की मात्रा, सेरोटोनिन और डोपामाइन की मात्रा बढ़ जाती है तो ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, ऐसे कोई साक्ष्य नहीं है कि उनमें मैनिया उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हार्मोनल रेगुलेशन सिस्टम की। आप सभी को पता है कि हमारे शरीर में बहुत सारी ग्रंथियां हैं जिनसे कि हार्मोन सिक्रीट होता है, और वो हार्मोन हमारे व्यवहार पर सीधा प्रभाव डालता है। तो हर ग्रंथि का हार्मोन अगर सही मात्रा में, उपयुक्त मात्रा में अगर स्रावित होता है तो व्यक्ति का व्यवहार नॉर्मल रहता है। लेकिन अगर यही हार्मोन्स कम या अधिक मात्रा में सिक्रीट होते हैं तो ये हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं। उनमें से अब यहाँ हम बात करते हैं सबसे पहले ये थायराइड ग्लैंड की, जो व्यक्ति में गले के पास होती है। और ये यहाँ पर जो थायराइड ग्लैंड है, अगर इसका हार्मोन सही मात्रा में स्रावित नहीं होता है तो ये व्यक्ति के अंदर मूड स्विंग्स को पैदा करता है। यानी अगर थायराइड का लेवल बढ़ गया या घट गया तो व्यक्ति में चिड़चिड़ापन और डिप्रेशन हो जाता है। इसी प्रकार से कोर्टिसोल लेवल्स, अब यहाँ आप देख रहे हैं कि हमारा ब्रेन किस तरह से रिएक्ट करता है जब व्यक्ति किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन को हैंडल करता है। तो जब स्ट्रेस आती है, व्यक्ति के सामने कोई भी स्ट्रेस की सिचुएशन आती है तो ये कोर्टिसोल नाम का जो हार्मोन है वो सिक्रीट होता है। और अगर ये कोर्टिसोल लेवल अगर व्यक्ति में बढ़ जाता है, वो बढ़ता कैसे है? मान लो लगातार स्ट्रेस की सिचुएशन बनी हुई है और कोर्टिसोल लेवल सिक्रीट हो रहा है, तो कोर्टिसोल लेवल का स्तर बढ़ जाता है जब निरंतर व्यक्ति स्ट्रेस की सिचुएशन में होता है। तब ये कोर्टिसोल लेवल का बढ़ा हुआ स्तर बाइपोलर डिप्रेशन उत्पन्न करता है। और मैनिया के घटनाक्रम में भी, यानी व्यक्ति जब मैनिया के लक्षण महसूस करता है तब भी, और डिप्रेशन में भी, दोनों ही
दोनों ही व्यवहारों में ये पाया गया है कि व्यक्ति में कोर्टिसोल लेवल्स बढ़े हुए पाए गए हैं। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स यानी ब्रेन। अब ब्रेन का जो अग्रभाग है, प्री फ्रंटल कोर्टेक्स, ये देखिए यहां हमने फिगर में दिखाया है, दिस इज प्री फ्रंटल कोर्टेक्स। ये देखा गया है कि इस अग्रभाग में भी जो जब बाइपोलर रोगियों, बाइपोलर डिसऑर्डर से ग्रसित रोगियों का जो प्री फ्रंटल कोर्टेक्स का अध्ययन किया गया तो ये देखा गया कि पेट स्कैन क्या है, एक स्कैनिंग की जो टेक्निक्स हैं जिनसे आपको एक एक्सरे फिल्म की तरह ब्रेन का जो पूरा का पूरा इमेज आ जाती है और वो भी कलर्ड फॉर्म में। तो इनसे देखने को मिला कि प्री फ्रंटल कोर्टेक्स यानी कि जो मस्तिष्क का अग्रभाग है उसका जो बायां हिस्सा है उसमें ब्लड का फ्लो कम देखने को मिला जो रोगी, डिप्रेशन के रोगी थे। तो डिप्रेशन के रोगी में ये जो ब्रेन का है, ये ब्रेन को दो भागों में बटा होता है, ये बीच का एरिया, एक दायां हिस्सा और एक बायां हिस्सा। तो डिप्रेशन के रोगियों में क्या देखने को मिला कि ये प्री फ्रंटल कोर्टेक्स का जो दायां हिस्सा, सॉरी बायां हिस्सा है, लेफ्ट साइड है, उसमें ब्लड फ्लो कम देखने को मिला। लेकिन मैनिया के रोगी में जो दायां हिस्सा है, फ्रंटल और टेम्पोरल रीजन का, उनमें जो ब्लड फ्लो है वो कम देखने को मिला। अब ये अग्रभाग है, ये यहाँ फ्रंटल पार्ट होता है। तो फ्रंटल यानी कि राइट साइड का फ्रंटल और टेम्पोरल भाग में जो मस्तिष्क का फ्रंटल और टेम्पोरल भाग है उसके दाएं हिस्से में ब्लड फ्लो कम हो जाता है मैनिया के रोगी में। लिम्बिक सिस्टम, ये भी ब्रेन का पार्ट है, ये पूरा ब्रेन है और ब्रेन में ये जो एरिया है ये लिम्बिक सिस्टम कहलाता है। लिम्बिक सिस्टम में थैलमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलमस, अमिगडाला, हिप्पोकैम्पस, ये सब आते हैं। ठीक है, ये सारा आपको लिम्बिक सिस्टम ही दिखाया गया है। अब यहाँ पर ये जो लिम्बिक सिस्टम है हमारे इमोशंस और मोटिवेशन को कंट्रोल करता है, संवेग और अभिप्रेरणा को कंट्रोल करता है। अब लिम्बिक सिस्टम को स्टडी किया गया बाइपोलर रोगियों के जो के लिम्बिक सिस्टम को स्टडी किया गया तो ये देखा गया कि यहाँ इस एरिया में लिम्बिक सिस्टम में जो बाइपोलर डिसऑर्डर के रोगी हैं उनमें प्लास्टिसिटी कम देखने को मिली। प्लास्टिसिटी का मतलब क्या है कि जब व्यक्ति का ब्रेन किसी बाह्य या आंतरिक स्टिमुलस को ग्रहण करता है तब अकॉर्डिंगली, स्टिमुलस के अकॉर्डिंग वो व्यवहार करता है। लेकिन यहाँ पर प्लास्टिसिटी कम होने की वजह से वो सही व्यवहार नहीं कर पाता कि खुशी का उद्दीपक मिलने पर खुश हो जाए और गम का उद्दीपक मिलने पर वो गम हो, ऐसा वो नहीं कर पाता क्योंकि यहाँ पर प्लास्टिसिटी कम होती है। मतलब यहाँ पर ग्रे मैटर जो होता है इस पार्ट में कम मिलता है नॉर्मल व्यक्ति की बजाय, तभी वो सही से व्यवहार नहीं कर पाता है। तो एक तरह से नॉर्मल व्यक्ति की बजाय जो बाइपोलर डिसऑर्डर का रोगी है उसके लिम्बिक सिस्टम में भी जो है कुछ कमियां पाई गई हैं। नेक्स्ट है साइकोडायनामिक फैक्टर्स। साइकोडायनामिक फैक्टर्स में हम बात करते हैं कि अगर व्यक्ति जीवन में अवास्तविक लक्ष्य निर्धारित कर ले, यानी उसमें जितनी काबिलियत है उसके अनुसार लक्ष्य निर्धारित न करके कहीं ऊंचा लक्ष्य निर्धारित कर लेता है तो उसको असफलता मिलती है और असफलता उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न करती है और अपने आप को वो वर्दी नहीं समझता, यानी अपने आप को काबिल नहीं समझता और उसके अंदर अपने को लेकर के ये इन्फीरियोरिटी आ जाता है कि मैं किसी काबिल नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता आदि। इसी वजह से व्यक्ति में डिप्रेशन उत्पन्न हो जाता है। और साइकोडायनामिक
जो फैक्टर है वो ये कहता है कि इससे जुड़े मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं कि मैनिया की स्टेट उस डिप्रेशन की फीलिंग को कहीं ना कहीं डिफेंड करती है, इसीलिए मैनिया के लक्षण उनमें उत्पन्न हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ जो कारण है बाइपोलर डिसऑर्डर का, इस फैक्टर के अनुसार कि अनरियलिस्टिक गोल्स की वजह से व्यक्ति के अंदर जो फ्रस्ट्रेशन आती है, उसकी वजह से ही बाइपोलर डिसऑर्डर डेवलप होते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेसफुल इवेंट्स। लाइफ में बहुत सी जो घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमें स्ट्रेस दे जाती हैं, जैसे कि किसी प्रिय व्यक्ति की मौत हो जाना, बिजनेस फेल हो जाना, या किसी फ्रेंड के साथ हमारा ब्रेकअप हो गया, नौकरी चली गई, या फिर पहले से ही रोजगार नहीं मिला, या ऐसी भी सिचुएशंस जो पहली बार हो रही हैं, जैसे कि एक लड़की को फर्स्ट बेबी होना है या फिर मैरिज होनी है, ये सब बातें भी स्ट्रेसफुल हो सकती हैं व्यक्ति को। तो स्ट्रेस के कारण भी बाइपोलर डिसऑर्डर उत्पन्न हो जाता है। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। बाइपोलर डिसऑर्डर को किस प्रकार से सही किया जा सकता है? सबसे पहले एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स, क्योंकि आपने देखा है कि बाइपोलर डिसऑर्डर में 2 फेज चलते हैं, डिप्रेशन और मैनिया। तो डिप्रेशन से उबारने के लिए व्यक्ति को एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स दी जाती हैं, और जो मैनिया के लक्षण हैं उनको करने के लिए लिथियम जो मेडिसिन है वो दी जाती है, जिससे कि मैनिया के जो सिम्टम्स हैं उनको कम किया जा सकता है। तो ये तो थी मेडिसिन्स। अब हम तीसरी बात करते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी क्या कहती है कि बाइपोलर डिसऑर्डर के उत्पन्न होने का कारण कहीं ना कहीं हमारे अपने संज्ञान हैं। संज्ञान मतलब हम कैसे किसी भी परिस्थिति को परसीव करते हैं। तो फॉल्टी परसेप्शन यानी गलत चीज़ों को गलत ढंग से हम इंटरप्रेट करते हैं, गलत ढंग से उनको हम लेते हैं। तो जो हमारी सोच की प्रक्रिया, थॉट प्रोसेसेस है, उनको बदलने में ये थेरेपी कारगर होती है। तो अगर हम रियलिस्टिक गोल्स निर्धारित करेंगे और प्रैक्टिकल तरीके से, सही तरीके से, रियलिटी के अनुसार जो है थॉट प्रोसेसेस अगर हमारे होंगे, तो व्यक्ति में बाइपोलर डिसऑर्डर को सही किया जा सकता है। नेक्स्ट है बिहेवियर थेरेपी। बिहेवियर थेरेपी में ये माना जाता है कि कोई भी व्यवहार को सीखा जाता है, और सीखने के लिए जो है कहीं ना कहीं रीइंफोर्समेंट यानी रिवॉर्ड, कुछ ना कुछ हमें हमारा व्यवहार किसी वजह से पुरस्कृत होता है, और अगर इस व्यवहार को पुरस्कार ना मिले तो व्यक्ति का व्यवहार सही हो सकता है। तो यहाँ पर बहुत सारी बिहेवियर थेरेपीज हैं, जैसे कि मॉडलिंग है, या मॉडलिंग के अलावा टोकन इकोनॉमी है, या फिर जो एक्सपोजर है। तो ये बहुत सारी बिहेवियर थेरेपीज हैं जिनके माध्यम से जो व्यक्ति का व्यवहार है उसको सही करने का प्रयास किया जाता है, और इसमें जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट या नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का बहुत बड़ा रोल होता है, और इन रीइंफोर्समेंट के माध्यम से ही व्यक्ति के व्यवहार को सही किया जाता है। तो यहाँ बाइपोलर डिसऑर्डर में जो ट्रीटमेंट है वो कोई एक ट्रीटमेंट ना दे करके, जैसे कि ड्रग्स के साथ जो हमने यहाँ बात की, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स, लिथियम ड्रग्स के साथ साथ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी या बिहेवियर थेरेपी को यूज करके व्यक्ति के व्यवहार को नॉर्मल बनाने का प्रयास किया जाता है। तो ये हमने आज डिस्कस किया बाइपोलर डिसऑर्डर के क्या होता है, उसकी टाइप्स, सिम्टम्स और ट्रीटमेंट। थैंक यू।